अफेयर्स के एक और बुलेटिन में आपका स्वागत है। रोजाना जो हम मुद्दे डिस्कस करते हैं, उसका मतलब आपको जो है साफ है कि भाई प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपकी कैसे बेहतर हो सकती है। क्या आप उससे कांसेप्ट सीख सकते हैं? जो भी मुद्दा है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है? उसका कोई लीगल एंगल है तो वो क्या है? इकोनॉमिक एंगल की तरह से हम उसको देखते हैं। इसी तरीके से कैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में वो चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, स्टेट स्पेसिफिक कोई इश्यू है, नेशन के डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में हमारी बात होती है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक ऐसे पॉइंट के बारे में जिसकी चर्चा फिलहाल है, यानी कई सारी कंपनी जो हैं वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लाने की बात कर रही हैं। जब हम इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ की डायमेंशन समझते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर प्राइवेट जो कंपनी है वह कैपिटल रेज़ करती है अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम सेल करके। यानी कई बार क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, यानी वो पब्लिकली एक तरह से कहा जाए रिटेल या फिर इस प्रकार के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, जिसके शेयर्स जो हैं पब्लिकली ट्रेड किए जा सकते हों, तो वो कंपनी अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए, हो सकता है जो कैपिटल रेज़ करे, उससे अपनी टेक्नोलॉजी में विस्तार करने के लिए ये काम करती है। तो ये काम जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर कंपनी अपने जो शेयर्स होते हैं, उनको जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे मान लो बीएसई का हुआ, एनएसई का हुआ, इन पर लिस्ट करती हैं। तो लिस्ट करने के बाद में फिर उसका क्या होता है कि जो भी शेयर्स होते हैं वो रोजाना पब्लिक चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे वो मतलब इस प्रकार के म्यूचुअल फंड के ओनर्स हों, उनको जो है वो फैसिलिटी मिलती है। दे बाय द शेयर्स, दे सेल द शेयर्स, दे अर्न प्रॉफिट। समटाइम बाय सेलिंग द शेयर्स द कंपनी आल्सो रेजेस कैपिटल, जो कि बाद में जो है सेकेंडरी सेल के तौर पर भी देखे जाते हैं। जब हम आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर कंपनीज को अपने शेयर्स को पहली बार सेल करने का पब्लिक को मौका मिलता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्रकार की ऐसी इवेंट होती है जहां पर कैपिटल को या तो जैसे मैंने बताया ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कई बार उनके जो डेट होता है ना उसको घटाने के लिए काम आता है। आईपीओ में आपने ये भी देखा होगा, मान लो सवाल पूछ लिया जाए कि आईपीओ एक ऐसे एपिसोड की तरह भी कार्य करता है, इवेंट की तरह कार्य करता है जहां पर जो भी मतलब प्रमोटर्स होते हैं या जो अर्ली बैकर्स होते हैं उस कंपनी के, उनको भी बाहर निकलने का मौका मिलता है। यानी दे जस्ट सेल देयर शेयर व्हिचएवर स्टेक दे हैव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, और उसके बाद में जो है वो बाहर निकल जाते हैं। कई बार ये प्रॉफिट में ही बाहर निकलते हैं। तो एक तरह से फाइनल प्राइस, उसके लॉकअप, उसका क्या-क्या पीरियड है, उसके ऊपर यह निर्भर करता है। तो यह एक तरह से आईपीओ एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर अ कंपनी ट्रांजिशंस फ्रॉम बीइंग अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी इनटू अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, and in that private investors also cash in and earn the returns that they were expecting when they made initial investment into that particular company. अगर आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की प्रोसेस एक तरह से एक ऐसे मतलब एपिसोड के तौर पर देखी जाती है जिसकी वजह से कंपनी और इवन जो हमारा कंट्री है उसके भी जो फाइनेंशियल्स हैं, उसके भी जो ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं, उसके भी जो आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, वो उस आईपीओ की सक्सेस में सर्वदया विदित होते हैं। ये जो विदित होते हैं तथ्य, यही डिसाइड करते हैं कि हाउ दैट कंपनी विल परफॉर्म, हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ। अब इसमें कई सारे इस प्रकार की स्टेप भी होती हैं जहां पर अंडरराइटर्स जो हैं वो प्रपोजल पेश करते हैं और वैल्यूएशंस को पेश करते हैं, और उसके बाद में क्या-क्या उसमें सिक्योरिटी है, ऑफरिंग प्राइस है, कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं, इत्यादि डिसाइड किया जाता है। एक कंपनी अपने अंडरराइटर्स को चुनती है और अंडरराइटिंग की जो टर्म्स हैं उनके प्रति वो फॉर्मली एग्री करती है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन फाइल होते हैं जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके साथ में, और उसके बाद में वो कंपनी मार्केटिंग मटेरियल या फिर जो प्री मार्केटिंग होती है इत्यादि के काम करती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में देश विदेश में उस कंपनी को प्रचारित किया जा सके कि नाउ the privately listed this company is going to become public and it is going to sell its shares, and those shares will be listed on a particularly publicly available platform. तो आप भी जो है यानी एज एन इन्वेस्टर यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग।
इसी के साथ ये कंपनी जब आईपीओ लाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी फॉर्म करती है और कोशिश करती है कि उसके जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं या जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वह हर 3 महीने में जनता के पास यानी पब्लिक के पास अवेलेबल रहे। बिकॉज when this company was private, it was not mandatory for that company to bring out each and everything into public domain. But when it is a public listed company, you have to provide that information per quarter, and your senior management has to be present giving answers to the queries which are being done by all those people जो कि उन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर वहां पर बैठे हों। तो एक तरह से ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी भी उस कंपनी की इंश्योर होती है कि आप उस कंपनी के रिसोर्सेज को जो भी शेयर होल्डर्स का एक तरह से मतलब उसमें हिस्सा है उसकी मनी को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ज्यादा जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। तो कंपनी इसी दौरान यानी जो भी आईपीओ की डेट होती है उस दौरान यह अपने शेयर्स को इश्यू करती है और जो भी शेयर होल्डर्स की प्राइमरी इश्यूएंस होती हैं उनको कैश के तौर पर जो है रिसीव किया जाता है और शेयर स्टेक होल्डर जो होते हैं उनकी इक्विटी के तौर पर बैलेंस शीट में उनको अंकित कर लिया जाता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत होती हैं। कोई पूछे कि भाई आईपीओ का क्या फायदा है तो आप ये बताएं कि कंपनी पहले तो प्राइवेट थी, उसके पास कैपिटल लिमिटेड थी क्योंकि कितना कोई भी प्रमोटर लगाएगा। लेकिन जैसे ही ये पब्लिकली होती है तो पब्लिक भी उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उस कंपनी की हालत क्या है उसको ये लोग देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स हों चाहे वो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हों, ये जो है देख करके ये डिसाइड करते हैं कि आगे ये कंपनी किस तरीके से आगे जाने वाली है और फिर अपने शेयर्स को या तो सेल करते हैं या खरीदते हैं। इसी तरीके से आईपीओ का सक्सेसफुल होना किसी भी कंपनी का एक्सपोजर, प्रेस्टीज, पब्लिक इमेज इत्यादि को भी प्रदर्शित करता है। आईपीओ के कारण जो है वो जनता को इसलिए भी फायदा होता है बिकॉज द कंपनी उसके प्रोडक्ट या तो जनता जो यूज कर रही है या फिर उसको किस प्रकार से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस उसने यूज कर रखी हैं उसका भी हमें पता चलता है बिकॉज दैट कंपनी बिकम्स पब्लिकली लिस्टेड एंड वंस इट इज पब्लिकली लिस्टेड then it falls upon the shoulders of the company's management to bring out the things into open। जब हम करते हैं डिसएडवांटेज की बातें तो देखिए कई बार क्या होता है कि कोई भी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होने वाली होती है तो डिसएडवांटेज कई बार क्या होता है कि आईपीओ एक्सपेंसिव काफ़ी दिखता है। यानी आईपीओ जो है वो उसकी जो प्राइस है वह काफ़ी हाई हो जाती है। पब्लिक कंपनी को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती हैं वो काफ़ी हो जाती हैं। जैसे अगर मान लो हर 3 महीने में मैनेजमेंट आकर के जनता के सामने जवाब देगा, जनता का मतलब है जो भी इन्वेस्टर्स उसके हैं उसके सामने जवाब देगा। हर कोई किसी काम में जो है जनता का यानी पब्लिकली जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी परमिशन चाहिए होती है। तो इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक भी कहीं पर सामने आती है जिसकी वजह से और या फिर कई बार ये भी होता है कि भाई फाइनेंशियल या फिर इस प्रकार के जो ट्रेड के या फिर प्रॉफिट या किस में उसमें वो स्थित है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है तो उसको हर कोई इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को बताना होता है जिसकी वजह से जो अन्य कंपिटिटर्स हैं उनको पता चलता है कि ये कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से आगे इसके क्या क्या विचार हैं, कहाँ कहाँ पर इसको ग्रोथ के एरियाज दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर उसको चैलेंजेस हैं, उसके बैलेंस शीट की साइज क्या है, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या हैं, इसने कौन-कौन सी ऐसी मतलब पार्टनरशिप हैं जो कि मार्केट में कर रखी हों। यानी हर कोई जो रिसोर्सेज़ के रिलेटेड उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि पहले प्राइवेटली टाइटली कंट्रोल्ड जो है, बहुत ही कम लोगों को पता होती थी। नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पब्लिक लाइफ एंड द कॉम्पिटिशन एक्चुअली कैन गेट एडवांटेज ऑफ ऑल दोज़ इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आईपीओज़ या तो कई बार सफल होते हैं। तो उसमें भी हम देखते हैं कि आईपीओ की बहुत ज़्यादा प्राइस रहती है, लेकिन जब वो पब्लिकली लिस्टेड होते हैं, शेयर मार्केट पर लिस्टेड होते हैं, तो वो गिर जाते हैं उनके प्राइसेज़, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके अपने फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसके अपने नुकसान भी हैं। ज़्यादातर ये कंपनीज़ चूँकि उनकी बैलेंस शीट की साइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, जनता उसको या जो भी मतलब स्टॉक के ब्रोकर्स इत्यादि होते हैं, वो उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। उसके रेवेन्यूज़, उसके प्रॉफ़िट कितना आ रहा है, उन सबको समझते हैं। इसलिए उनके बारे में एक तरह से आइडिया लगाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है या ईज़ी भी हो जाता है। अगर हम बात करें इस स्टॉक मार्केट की एक ऐसी टर्मिनोलॉजी की जहाँ पर हम बुल मार्केट और बेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो बुल मार्केट का मतलब है कि स्टॉक प्राइसेज़ आगे आने वाले समय में भी बढ़ेंगे और अभी भी फिलहाल बढ़ रहे हैं और इस एक तरह से जो है इकोनॉमी में ऑप्टिमिज़्म यानी सकारात्मक माहौल वहाँ पर दिख रहा है।
बेयर मार्केट यानी BEAR, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस अब जो अपने हाई लेवल थे उनसे गिरी हैं, आगे भी गिर सकती हैं और उसकी वजह से जो इकोनॉमी है या उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो माहौल है वह पेसिमिस्टिक तौर पर देखा जाता है। तो ऑप्टिमिज्म की बजाय वहाँ पर पेसिमिज्म के बारे में बात होती है। बिड और आस्क भी एक तरह से टर्मिनोलॉजी होती है, जहाँ पर बिड का मतलब ये है कि बायर जो भी हाईएस्ट प्राइसेस पे करने के लिए विलिंग हो, और आस्क का मतलब ये है कि लोएस्ट प्राइस जो कि सेलर एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग हो। इन दोनों के बारे में हम बिड और आस्क टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो प्राइस एक तरह से मैक्सिमम मतलब प्राइस जो कि पे करने के लिए हो, यानी बिड और आस्क में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं स्प्रेड, SPREAD। और यह भी आपकी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में आता है, हो सकता है प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ लिया जाए। जब हम डिविडेंड के बारे में बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी कंपनी जो होती है वह प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट का मतलब ये है जो भी उसके रेवेन्यूज हैं, उसमें जो भी उसकी स्पेंडिंग हुई है उसको घटा दिया जाता है। टैक्सेस जो भी बताने हैं, टैक्सेस जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देने हैं वो दे दिए जाते हैं। तो उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है उसको कंपनी उसका कुछ पोर्शन शेयर होल्डर्स को रिटर्न करती है। और ये शेयर होल्डर्स को रिटर्न तब करती है जब उसको पता हो कि आने वाले समय में मैं जो फ्री कैश फ्लो है, यानी कंपनी फ्री कैश फ्लो काफी अच्छी मात्रा में अर्न करे, और जो फ्री कैश फ्लो है वो उसका अन्य टेक्नोलॉजी में या डेट को सस्टेन करने में भी उसकी मदद करे। तो इसके लिए जो है वो कंपनीज उसका पूरा कैलकुलेशन करके फिर डिविडेंड प्रोवाइड करती है। यह जो डिविडेंड होता है, यह प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि रिटेल या जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पर शेयर बेसिस पर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कंपनी पर शेयर 24 रुपीज, 20 रुपीज या 4 रुपीज, 5 रुपीज इस प्रकार का अगर मान लो डिविडेंड देना चाहे, तो फिर ये जो भी हिस्सा होता है, और मान लो उसके 500 स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, तो 500 को 4-4 रुपए के हिसाब से देगी, तो मान लो 2000 रुपीज देगी। अगर उसका टोटल प्रॉफिट मान लो 10,000 रुपीज था, तो फिर उसमें से 2000 रुपए वो प्रॉफिट के घट गए, और अब उस कंपनी के पास वो प्रॉफिट के 8000 रुपीज बचे हैं, जिनका इस्तेमाल या तो वो किसी अन्य इन्वेस्टमेंट को करने में, या फिर जो है उसको बैंक बैलेंस या एसेट्स के तौर पर या किसी अन्य बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रन करने में भी कर सकती है। बात होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो करंट शेयर प्राइस है उसकी अर्निंग के कितने मल्टीपल्स में है, यह प्राइस अर्निंग रेशियो कहलाता है। कई बार कई कंपनियों की जो प्राइस अर्निंग साइज होती है वह 28, 29, 30 तक भी होती है। कई बार किसी कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उसका जो आउटलुक है, यानी आगे आने वाले समय में वो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, उसका आउटलुक थोड़ा पुअर दिखता है, जिसकी वजह से भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भैया वो कंपनी जो है वो पीई यानी उसके जो मतलब प्राइस टू इक्विटी रेशियो, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वह कमजोर नजर आता है। तो पीई रेशियो एक तरह से ऐसे जो है वो कंपनीज की हेल्प करता है। मान लो कोई पूछ ले आपसे शेयर क्या होता है, तो आप इसको इक्विटी शेयर की भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आप ये कहें कि किसी भी कंपनी में किसी भी इंसान का जो ओनरशिप है उसका जो भी यूनिट है, यानी यूनिट वैल्यू शेयर कहलाता है। जब हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है उस कंपनी के हम एक तरह से ओनर बन चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं तो उनके पास उस कंपनी का बहुत ही छोटा जो है वो स्वामित्व होता है, यानी पार्ट ऑफ द कंपनी उनके पास ओनरशिप में होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, तो उनको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। कई बार जैसे मैंने आपको बताया, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जनरल मीटिंग में वोटिंग करने का भी अधिकार होता है, और कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है डिविडेंड के माध्यम से, वो प्रॉफिट का कुछ शेयर उन या कुछ परसेंटेज उन शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। जब बात करते हैं ब्रोकर की टर्मिनोलॉजी की, तो आप ये बता दें कि इसको जो है स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी ना माना जाता है, जहां पर एक तरह से यह एक प्रकार की ऐसी एंटिटी होती है या इंडिविजुअल होता है जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उसको सेल किया जा सके या उसको परचेज किया जा सके। इवन ये जो मतलब ब्रोकर होते हैं, यह जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल करवाते हैं उसका वो स्टॉक ब्रोकर जो है वो कुछ चार्ज लेते हैं। तो एक तरह से जो फीस लेवी की जाती है उसके द्वारा वो, यानी कोई भी प्लेटफॉर्म पर बाई और सेल कर रहा है तो कुछ चार्ज वो प्लेटफॉर्म मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई भी प्लेटफॉर्म मेंटेन किया और उसके ऊपर कोई भी ट्रेड कर रहा है तो उसका कुछ परसेंटेज हम ले लेंगे।
तो ब्रोकर्स का जो है वो ये काम होता है। कई बार ये ब्रोकर मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से कौन-सी कंपनी कैसे परफ़ॉर्म कर सकती है, उसका पूरा रिसर्च का एनालिसिस भी करते हैं एंड दे गिव आल्सो देयर ओन रिपोर्ट्स। फिर बात आती है एक और टर्मिनोलॉजी लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि भैया लिक्विडिटी यानी कोई भी ऐसी एसेट्स किसी भी कंपनी की जो कि मार्केट में सेल या परचेज की जा सके बिना किसी मेजर चेंज के उसकी प्राइसेस में। मान के चलो, जैसे मान लो हमारे पास कैश है। अब कैश को अगर आप मार्केट में देना चाहते हैं तो ऐसा थोड़ी है ₹100 का नोट कट करके ₹90 हो जाएगा अगर अपन उसको पैनिक में भी बेच रहे हैं। कई बार जैसे मान लो हमारे पास लैंड है। अब लैंड को हम किसी भी जैसे मान लो गोल्ड है, अब उसकी तरलता के साथ तो नहीं बेच सकते। हो सकता है लैंड आप अगर पैनिक सेलिंग कर रहे हो तो लोग हो सकता है उसका कम प्राइस देने को आपको तैयार हों। तो एक तरह से लिक्विडिटी ये कहलाती है। जो भी हाइली लिक्विड स्टॉक होते हैं वो बेसिकली कैश में डिजायर्ड प्राइसेस पर तुरंत कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो जिन कंपनीज के पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है उनको इमरजेंसी सिचुएशंस में या इस प्रकार के सिचुएशंस जहां पर उन कंपनीज को बहुत तुरंत इन्वेस्ट करना है वहां पर उनके लिए फायदा काफी रहता है। तो लिक्विडिटी इस तरीके से किसी भी कंपनी की मदद करती है। शेयर मार्केट में आपने एक और टर्म सुना होगा वोलेटिलिटी। यानी जो वोलेटिलिटी है बेसिकली यह कोई भी स्टॉक प्राइसेस यानी शेयर प्राइसेस का उतार चढ़ाव कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है उसकी वोलेटिलिटी को प्रदर्शित करता है। जैसे आपने देखा होगा ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस, जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच में मिसाइल फायर के इंसिडेंट आती हैं फिर से ब्रेंट क्रूड प्राइसेस बढ़ जाती हैं। थोड़ा बहुत डिप्लोमेट्स के बीच में बात होती है फिर से थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। यानी वो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है यानी अप एंड डाउन ये बेसिकली जो है वो ऊपर नीचे होता है और इसी में ही हमारी स्पीड या फ्रीक्वेंसी जो है शेयर प्राइसेस की वह प्रदर्शित होती है। बात आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली जो भी लिस्टेड कंपनी है उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है उसको इंगित करता है। यानी करंट मार्केट प्राइस उसकी जो करंट मार्केट प्राइस होती है किसी भी कंपनी की उसके शेयर्स को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप पता चल जाता है। और इसी के द्वारा लार्ज कैपिटल कंपनी यानी लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी ही उनको जो है हम मतलब डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं उसकी भी आपने कई बार टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। तो एक तरह से ये वो शेयर्स हैं जो कि उन कंपनीज के शेयर्स हैं जो फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, जिनकी रेवेन्यूज काफी स्पाइक कर रही हैं या आगे आने वाला जो समय है उसमें ग्रोथ उनको काफी मिल सकती है। इनकी जो है वो कंसिस्टेंटली इन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग्स और प्रॉफिट ये जो है कमाए हैं। इन्होंने क्रेडिबल जो है वो डिविडेंड भी अपने कस्टमर्स को दिए हैं और इनकी जो मार्केट की कंडीशंस हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत स्ट्रांगली जनता को जो है वो प्रदर्शित होते हैं। तो इनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। कई बार हम एक और बात करते हैं वो है इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी यानी मेजर होता है कोई भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का या अदर सिक्योरिटीज का तो उनको जो है इंडेक्स किंग के तौर पर देखा जाता है। एक्सचेंजेज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जो कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या कहीं पर भी इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें जो है ये इन्वेस्ट करते हैं। अब चूंकि जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनमें और इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ये फर्क होता है कि ये एक्सचेंजेज ट्रेडेड फंड जो है वो पब्लिकली लिस्टेड होते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं जैसे इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं उनकी ट्रेडिंग हो रही हो। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भाई ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी काफी मदद कर सकती हैं जब आप कोई भी इकोनॉमी के बारे में किसी भी क्वेश्चन पेपर में टर्मिनोलॉजी देखें या जब भी इकोनॉमी का कोई भी आप आंसर लिख रहे हों और ये प्रकार की जो इकोनॉमिक कीवर्ड हैं उनको वहां पर इंगित कर सकें। आप ये जान सकें कि फिलहाल जो भी बढ़ रहा है किस तरीके से कंपनीज आगे बढ़ सकती हैं, क्या फायदा होता है इन प्रकार की कंपनीज को, किस प्रकार से जो है ये घाटे में जा सकती हैं। तो ये तभी आप समझोगे जब इकोनॉमिकली आप काफी इन कीवर्ड्स के बारे में काफी कुछ जानते हो। तो ये हमारी अप्रोच है। आपको अगर हमारे से नोट्स भी खरीदने हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और एप्लीकेशन पे जाकर के हमारा जो नोट्स सेक्शन है उसको परचेज करें।
इसी तरीके से संभव 100 और हमारा जो सक्षम 60 का प्रोग्राम है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के टारगेटेड प्रोग्राम है, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। तो आज हम यहीं रुकेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।